अध्याय 6 प्लेटफॉर्म नंबर पौने 10 से यात्रा। डसली परिवार में हैरी का आखिरी महीना मजेदार नहीं गुजरा। यह सच था कि डडली अब हैरी से इतना डरा हुआ था कि वह उस कमरे में ही नहीं रहता था जिसमें हैरी हो। और पिटूनिया आंटी तथा वर्नॉन अंकल भी अब हैरी को उसकी अलमारी में बंद नहीं करते थे, उसे कुछ करने के लिए मजबूर नहीं करते थे और उस पर चिल्लाते नहीं थे। दरअसल उन्होंने अब उससे बात करना ही बंद कर दिया था। उनके मन में दहशत भी थी और गुस्सा भी, इसलिए वे लोग ऐसा व्यवहार करते थे जैसे जिस कुर्सी पर हैरी बैठा हो वह खाली हो। हालांकि कई मायनों में स्थिति में सुधार हुआ था, परंतु कुछ समय बाद इससे हैरी का मन उखड़ने लगा। हैरी ज्यादातर समय अपने कमरे में ही रहता था और उसकी नई उल्लू ही उसकी इकलौती साथी थी। उसने उसका नाम हेडविग रखने का फैसला किया। उसे यह नाम जादू का इतिहास किताब में मिला था। उसकी स्कूल की किताबें बहुत दिलचस्प थीं। वह अपने बिस्तर पर लेटा लेटा देर रात तक उन्हें पढ़ता रहता और हेडविग अपनी मर्जी से खुली खिड़की से अंदर बाहर आती जाती रहती थी। हैरी की किस्मत अच्छी थी कि पिटूनिया आंटी ने अब यहाँ पर सफाई करना बंद कर दिया था, क्योंकि हेडविग बाहर से मरे हुए चूहे ले आती थी। हर रात को सोने से पहले हैरी एक काम करना नहीं भूलता था। वह एक कागज के टुकड़े पर एक और दिन काट देता था। इस कागज पर 1 सितंबर तक की तारीखें लिखी थीं। अगस्त के आखिरी दिन उसने सोचा कि अगले दिन किंग्स क्रॉस स्टेशन जाने के बारे में अंकल आंटी से बातें कर ली जाए। इसलिए वह नीचे ड्राइंग रूम में गया, जहां डसली परिवार टेलीविजन पर एक क्विज शो देख रहा था। वह थोड़ा खांसा ताकि उन लोगों को ये पता चल जाए कि वह वहां पर है। डडली चीखा और कमरे से बाहर भाग गया। और वर्नॉन अंकल ने हूं करके बताया कि वे सुन रहे हैं। और मुझे कल हॉगवर्ट्स जाने के लिए किंग्स क्रॉस स्टेशन जाना है। वर्नॉन अंकल ने एक बार फिर हूं किया। आपको परेशानी ना हो तो क्या आप मुझे वहां तक लिफ्ट दे देंगे? हम्म। हैरी ने मान लिया कि इसका मतलब हाँ था। धन्यवाद। वह ऊपर जाने ही वाला था कि तभी वर्नॉन अंकल सचमुच कुछ बोले। ट्रेन से भी कोई जादूगरों के स्कूल जाता है? बड़ा अजीब तरीका है। जादू के गलीचे क्या पंचर हो गए हैं? हैरी कुछ नहीं बोला। वैसे यह स्कूल है कहाँ पर? मुझे नहीं मालूम, हैरी ने जवाब दिया और इस तरफ पहली बार उसका ध्यान गया। उसने अपनी जेब से वह टिकट बाहर निकाला जो हैग्रिड ने उसे दिया था। मुझे प्लेटफॉर्म नंबर पौने 10 से 11 बजे वाली ट्रेन पकड़ना है, उसने पढ़कर सुनाया। उसके अंकल आंटी उसे घूर रहे थे। कौन सा प्लेटफॉर्म? पौने 10। बेवकूफी की बात मत करो, वर्नॉन अंकल ने कहा। पौने 10 नंबर का कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है। यह मेरे टिकट पर लिखा है। पागल है, वर्नॉन अंकल ने कहा। वो सब के सब पूरे पागल हैं। तुम खुद अपनी आंखों से देख लोगे। बस थोड़ा सा इंतजार करो। ठीक है, हम तुम्हें किंग्स क्रॉस स्टेशन तक ले जाएंगे। हम लोग वैसे भी कल लंदन जा रहे हैं, वरना मैं इतना कष्ट नहीं करता। आप लोग लंदन क्यों जा रहे हैं? हैरी ने दोस्ताना संबंध बनाने की कोशिश करते हुए पूछा। डडली को अस्पताल ले जाना है, वर्नॉन अंकल ने गुस्से से कहा। जब तक उसकी वह कमबख्त पूंछ नहीं हटेगी तब तक वह स्मिल्टिंग्स कैसे जाएगा? अगली सुबह हैरी 5 बजे ही उठ गया। उसे इतना रोमांच और इतनी घबराहट हो रही थी कि वह दोबारा नहीं सो पाया। वह बिस्तर से उठा और अपनी जीन्स पहनी, क्योंकि वह जादूगरों के कपड़े पहनकर स्टेशन नहीं जाना चाहता था। वह ट्रेन में कपड़े बदल लेगा। उसने एक बार फिर अपनी हॉगवर्ट्स की लिस्ट देखी, ताकि यह पक्का कर ले कि कहीं कोई सामान छूट तो नहीं गया। इसके बाद उसने यह देखा कि हेडविग का पिंजरा ठीक से बंद तो है। फिर वह कमरे में घूमते हुए डर्सली परिवार के उठने का इंतजार करता रहा। 2 घंटे बाद हैरी का बड़ा और भारी संदूक डसली की कार में रख दिया गया। पिटूनिया आंटी ने डडली को राजी कर लिया कि वो हैरी के पास बैठ जाए और फिर वे चल पड़े। 10:30 बजे वे लोग किंग्स क्रॉस स्टेशन पहुंच गए। वर्नॉन अंकल ने हैरी के संदूक को ट्रॉली पर पटका और उसे स्टेशन तक खुद धकाते हुए ले गए। हैरी ने सोचा कि उसे उनसे इतनी उदारता की उम्मीद नहीं थी, परंतु तभी वर्नॉन अंकल एकदम रुक गए। प्लेटफॉर्म उनके सामने था और उनके चेहरे पर कुटिल मुस्कान नाच रही थी। तो तुम्हारी मंजिल आ गई लड़के। यह रहा प्लेटफॉर्म नंबर 9 और यह रहा प्लेटफॉर्म नंबर 10। तुम्हारा प्लेटफॉर्म कहीं इनके बीच ही होना चाहिए, परंतु ऐसा लगता है कि वे उसे बनाना ही भूल गए हैं, है ना? जाहिर है उनकी बात बिल्कुल सही थी। एक प्लेटफॉर्म पर प्लास्टिक की बड़ी तख्ती पर 9 नंबर लिखा था, उसके अगले प्लेटफॉर्म पर 10 नंबर लिखा था और दोनों के बीच में कुछ भी नहीं था। आशा है तुम्हारा स्कूल का यह साल अच्छा गुजरेगा, वर्नॉन अंकल ने और भी ज्यादा कुटिलता से मुस्कुराते हुए कहा। बिना कुछ कहे वे वापस चल दिए।
हैरी ने मुड़कर देखा कि डर्सली परिवार कार में बैठकर जा रहा था। तीनों हंस रहे थे। हैरी का मुंह सूखने लगा। अब वह क्या करेगा? हेडविग के कारण बहुत से लोग अजीब निगाहों से उसकी तरफ देख रहे थे। उसे किसी से पूछना ही होगा। उसने पास से गुजरते हुए एक गार्ड को रोका, परंतु उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो प्लेटफॉर्म नंबर 9:45 के बारे में पूछ सके। गार्ड ने कभी हॉगवर्ट्स का नाम नहीं सुना था, और जब हैरी उसे यह भी नहीं बता पाया कि यह देश के किस हिस्से में है, तो वो भड़क गया, क्योंकि उसे लगा जैसे हैरी जानबूझकर मूर्ख बनने का नाटक कर रहा है। निराशा में डूबे हैरी ने 11 बजे जाने वाली ट्रेन के बारे में पूछा, परंतु गार्ड ने कहा कि 11 बजे कोई ट्रेन नहीं जाती। अंत में गार्ड वहां से तेज कदमों से चला गया। जाते समय वो समय बर्बाद करने वालों के बारे में बड़बड़ाता जा रहा था। हैरी अब बहुत कोशिश कर रहा था कि वह आतंकित ना हो। प्लेटफॉर्म पर लगी बड़ी घड़ी के हिसाब से हॉगवर्ट्स जाने वाली ट्रेन पकड़ने के लिए उसके पास सिर्फ 10 मिनट का समय बचा था, और उसे जरा भी मालूम नहीं था कि वो प्लेटफॉर्म तक कैसे पहुंचे। वो स्टेशन के बीच में बुरी तरह फंस गया था। उसके पास एक संदूक था जिसे वो उठा नहीं सकता था। जेब में जादूगरों के सिक्के भरे थे और एक बड़ी सी उल्लू थी। शायद हैग्रिड उसे बताना ही भूल गया था कि यहाँ पर उसे करना क्या है, जैसे छूमंतर गली में घुसने के लिए बाईं तरफ की तीसरी ईंट ठोकना। वह सोचने लगा कि क्या वो अपनी छड़ी निकाले और प्लेटफॉर्म नंबर 9 व 10 के बीच में बने बैरियर को ठोके। उसी समय उसके ठीक पीछे से कुछ लोग गुजरे और उसने उनकी बातचीत के कुछ शब्द सुने। मगलुओं से भरी थी और क्या। हैरी एकदम से घूमा। यह शब्द एक गोल मटोल महिला बोल रही थी, और वो अपने 4 लड़कों से बात कर रही थी, जिन सबके बाल अंगारों की तरह लाल थे। उन सभी की ट्रॉली में हैरी जैसा संदूक था जिसे वे धका रहे थे, और उनके पास एक उल्लू भी था। धड़कते हुए दिल से हैरी ने अपनी ट्रॉली उनके पीछे धकेली। वे लोग रुक गए। हैरी भी रुक गया, इतने करीब ताकि वह उनकी बात सुन सके। अब कौन सा प्लेटफॉर्म आया है? बच्चों की माँ ने पूछा। 9:45, एक छोटी लड़की ने सुरीली आवाज में कहा। इस लड़की के बाल भी लाल थे और वो अपनी माँ की उंगली पकड़े थी। मम्मी, मैं क्यों नहीं जा सकती? तुम अभी इतनी बड़ी नहीं हुई हो जिनी, अब चुप रहो। ठीक है पर्सी, सबसे पहले तुम जाओ। सबसे बड़ा दिखने वाला लड़का प्लेटफॉर्म नंबर 9 और 10 के बीच की तरफ आगे बढ़ा। हैरी ने उस पर अपनी नजरें जमा ली। वह सावधान था कि कहीं उसकी पलकें न झपके, क्योंकि वह चूकना नहीं चाहता था। परंतु जैसे ही वह लड़का दोनों प्लेटफॉर्म के बीच में पहुंचा, हैरी के सामने पर्यटकों का एक बड़ा झुंड आ गया, और जब वो भीड़ छटी तो लड़का गायब हो चुका था। फ्रेड, अब तुम जाओ, गोल-मटोल औरत ने कहा। मैं फ्रेड नहीं हूँ, जॉर्ज हूँ, लड़के ने कहा। आप भी मम्मी, आपको हमारी मम्मी कहलाने का कोई हक नहीं है। आपको तो ये भी नहीं पता कि मैं जॉर्ज हूँ। सॉरी जॉर्ज डियर, मैं तो मजाक कर रहा था। फ्रेड मैं ही हूँ, लड़के ने कहा, और वह चल पड़ा। उसके जुड़वा भाई ने पीछे से उसे जल्दी करने को कहा, और उसने सचमुच जल्दी ही की होगी, क्योंकि एक सेकंड बाद ही वह गायब हो गया था। परंतु उसने ऐसा किस तरह किया? अब तीसरा भाई टिकट बैरियर की तरफ फुर्ती से जा रहा था। वो लगभग वहां पहुंच ही गया था, और तभी एकदम अचानक वो कहीं नहीं दिख रहा था। अब कोई रास्ता नहीं था। माफ कीजिए, हैरी ने गोल मटोल महिला से पूछा। हेलो डियर, उसने कहा। पहली बार हॉगवर्ट्स जा रहे हो? मेरा रॉन भी पहली बार जा रहा है। उसने अपने आखिरी और सबसे छोटे बेटे की तरफ इशारा किया। वह लंबा, दुबला और चक्कत्तों से भरा अजीब सा दिख रहा था। उसके हाथ पैर बड़े थे और नाक लंबी थी। हाँ, हैरी ने कहा। बात यह है बात यह है कि मैं नहीं जानता कि किस तरह प्लेटफॉर्म तक जाया जाए, महिला ने दयालुता से कहा, और हैरी ने सिर हिलाया। महिला ने कहा, चिंता मत करो, तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि प्लेटफॉर्म नंबर 9 और 10 के बीच के बैरियर तक सीधे चलते जाओ। कहीं भी मत रुकना, और यह सोचकर मत घबराना कि तुम इससे टकरा जाओगे। यह बहुत महत्वपूर्ण है। अगर तुम्हें डर लग रहा हो तो बेहतर होगा कि तुम दौड़ लगा कर यह काम करो। अब जाओ, रॉन से पहले अंदर जाओ। अच्छा, ठीक है, हैरी ने कहा। उसने अपनी ट्रॉली घुमाई और बैरियर की तरफ घूर कर देखा। यह बहुत ठोस दिख रहा था। हैरी उसकी तरफ चलने लगा। प्लेटफॉर्म नंबर 9 और 10 पर आने जाने वाले लोग उसे धक्का मारते हुए निकल रहे थे। हैरी ज्यादा तेज चलने लगा। वह सीधे बैरियर से टकराने वाला था, और अगर वो गिर गया तो मुश्किल में पड़ जाएगा। अपनी ट्रॉली पर आगे झुकते हुए वह सरपट भागने लगा। बैरियर लगातार पास आता जा रहा था। वह रुक नहीं पाया। ट्रॉली नियंत्रण के बाहर हो चुकी थी। वह 1 फुट दूर था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और टक्कर के लिए तैयार हो गया, परंतु टक्कर नहीं हुई। वह दौड़ता ही रहा। उसने अपनी आंखें खोली। भाप का एक लाल इंजन सामने खड़ा था, और प्लेटफॉर्म लोगों से खचाखच भरा था। ऊपर एक साइन बोर्ड पर लिखा था, हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस 11 बजे।
हैरी ने अपने पीछे देखा और जहां पर बैरियर था वहां उसे लोहे का गलियारा दिखा जिस पर लिखा था प्लेटफॉर्म नंबर 9:45। वो आखिर वहां पहुंच ही गया था। इंजन से निकलता हुआ धुआं बतियाती भीड़ के सिर के ऊपर तैर रहा था और बहुत सी रंग बिरंगी बिल्लियां खड़े हुए लोगों के पैरों के बीच से निकल रही थीं। भीड़ के शोर और भारी संदूकों के जमीन पर घसीटे जाने की आवाजों के ऊपर उल्लुओं की चिड़चिड़ी आवाजें सुनाई दे रही थी, जैसे वे भी आपस में बात कर रहे हों। इंजन के साथ वाले कुछ डिब्बे पहले ही पूरी तरह भर चुके थे। कुछ बच्चे खिड़की से बाहर लटक कर अपने परिवार वालों से बात कर रहे थे, तो कुछ सीटों के लिए आपस में झगड़ रहे थे। किसी खाली सीट की तलाश में हैरी अपनी ट्रॉली को प्लेटफॉर्म पर धकेलता गया। वह एक गोल चेहरे वाले लड़के के पास से गुजरा जो कह रहा था, दादी, मेरा मेढक फिर घूम गया है। क्या करते हो नेविल? उसने बूढ़ी औरत को आ भरते सुना। कुछ लोग घुंघराले बालों वाले एक लड़के को घेरे हुए थे। हमें भी दिखाओ ली, चलो दिखाओ। लड़के ने उस बक्से का ढक्कन खोल दिया जिसे वो हाथ में पकड़े था। जब अंदर बंद जानवर का बालों भरा लंबा पैर बाहर निकला तो चारों तरफ खड़े लोग चीखने लगे। हैरी भीड़ को चीरता हुआ आगे बढ़ता गया जब तक कि उसे ट्रेन के आखिरी सिरे पर एक खाली कंपार्टमेंट नहीं मिल गया। सबसे पहले उसने हेडविग को अंदर रखा और फिर अपने संदूक को डिब्बे के दरवाजे की तरफ धकेला। उसने इसे पायदानों के ऊपर चढ़ाने की कोशिश की, परंतु एक सिरा उठाना भी उसे भारी पड़ रहा था। 2 बार उसने अपने पैरों पर संदूक गिरा लिया और वो दर्द के मारे बिलबिला उठा। मदद चाहिए। यह बोलने वाला वही लाल बालों वाला जुड़वा भाई था जिसके पीछे वो बैरियर में घुसा था। हाँ, प्लीज, हैरी ने हाँफते हुए कहा। अरे फ्रेड, यहाँ आओ और मदद करो। जुड़वा भाइयों की मदद से हैरी का संदूक आखिरकार कंपार्टमेंट के एक कोने में सही सलामत पहुंच गया। धन्यवाद, हैरी ने कहा और अपने पसीने से लथपथ बालों को आंखों के सामने से हटाया। यह क्या है? जुड़वा भाइयों में से एक ने अचानक हैरी के बिजली जैसे निशान की तरफ इशारा करते हुए पूछा। हे भगवान, दूसरे भाई ने कहा। कहीं तुम वही है? पहले भाई ने कहा। है ना? उसने हैरी से पूछा। क्या? हैरी ने कहा। हैरी पॉटर, दोनों जुड़वा भाई एक साथ कोरस में बोले। अच्छा वो, हैरी ने कहा। मेरा मतलब है, हाँ मैं ही हूँ। दोनों भाई मुंह खोलकर उसे देखते रहे और हैरी को लगा कि उसका चेहरा लाल हो रहा था। तभी ट्रेन के खुले दरवाजे से एक आवाज तैरती हुई अंदर आई जिसे सुनकर हैरी को राहत मिली। फ्रेड, जॉर्ज, तुम लोग कहाँ हो? आ रहे हैं मम्मी। हैरी पर एक और नजर डालने के बाद जुड़वा भाई ट्रेन से कूद गए। हैरी खिड़की के पास बैठ गया जहां वो आधा छिपा था। वहां से वो प्लेटफॉर्म पर खड़े लाल बालों वाले परिवार को देख सकता था और उनकी बातें सुन सकता था। उनकी माँ ने अपना रुमाल बाहर निकाल लिया था। रॉन, तुम्हारी नाक पर कुछ लगा है। सबसे छोटे बच्चे ने बचकर निकलने की बहुत कोशिश की, परंतु उसकी माँ ने उसे दबोच ही लिया और उसकी नाक के सिरे को रगड़ने लगी। मम्मी, अब छोड़ो भी। उसने धक्का देते हुए अपने आप को छुड़ाया। अरे, क्या छोटे बच्चे रोनी की नक्कू पर कुछ लग गया था? जुड़वा भाइयों में से एक ने चिढ़ाते हुए कहा। चुप रहो, रॉन ने कहा। पर्सी कहाँ है? उनकी माँ ने पूछा। इधर ही आ रहा है। सबसे बड़ा लड़का लंबे लंबे डग भरता हुआ उन्हीं की तरफ आ रहा था। वो अपने कपड़े बदलकर हॉगवर्ट्स का लहराता हुआ काला दुशाला पहन चुका था। हैरी ने देखा कि उसके सीने पर चांदी का चमकता हुआ बिल्ला लगा था जिस पर पी अक्षर लिखा था। ज्यादा देर तो नहीं रुक सकता मम्मी, उसने कहा। मैं आगे वाले डिब्बे में हूँ। प्रीफेक्ट्स के लिए 2 कंपार्टमेंट रिजर्व है। अच्छा, तो तुम प्रीफेक्ट हो पर्सी? एक जुड़वा भाई ने बहुत आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा। तुम्हें इस बारे में कुछ तो बताना चाहिए था, हमें तो ये पता ही नहीं था। छोड़ो भी, मुझे याद है कि उसने इस बारे में कुछ कहा था, दूसरे जुड़वा भाई ने कहा। एक बार या 2 बार, 1 मिनट, सारी गर्मी भर। चुप रहो, पर्सी यानी प्रीफेक्ट ने कहा। वैसे पर्सी को नए कपड़े क्यों मिले हैं? एक जुड़वा भाई ने कहा। क्योंकि वो प्रीफेक्ट है, उनकी माँ ने लाड़ से कहा। ठीक है बच्चों, तुम्हारा ये साल अच्छा गुजरे। वहां पहुंचते ही मुझे उल्लू भेज देना। उन्होंने पर्सी का गाल चूमा और वो चला गया। फिर वो जुड़वा भाइयों की तरफ पलटी। और तुम दोनों इस साल जरा ढंग से रहना। अगर मुझे एक भी उल्लू मिला कि तुम लोगों ने टॉयलेट उड़ा दिया है, पर मम्मी, हमने तो आज तक कभी कोई टॉयलेट नहीं उड़ाया। वैसे विचार बहुत बढ़िया है, धन्यवाद मम्मी। यह मजाक की बात नहीं है। और सुनो, रॉन का ख्याल रखना। चिंता मत करो, नन्ना मुन्ना रॉनी हमारे साथ सुरक्षित रहेगा। चुप रहो, रॉन ने दोबारा कहा। वह अभी से जुड़वा भाइयों जितना लंबा हो चुका था और उसकी नाक उस जगह अब भी गुलाबी दिख रही थी जहां उसकी माँ ने रगड़ा था।
अच्छा मम्मी, जरा सोचो तो सही। अंदाजा लगाओ अभी हमें ट्रेन में कौन मिला था। हैरी तत्काल पीछे की तरफ हो गया ताकि वे उसे बाहर झांकते हुए न देख लें। आप जानती हैं वो काले बालों वाला लड़का कौन था जो हमारे पास स्टेशन पर खड़ा था? जानती हैं वो कौन है? कौन? हैरी पॉटर। फिर हैरी को छोटी लड़की की आवाज सुनाई दी। अच्छा मम्मी, मैं ट्रेन में चढ़कर उसे देख लूं? प्लीज मम्मी। तुमने उसे पहले ही देख लिया है जिनी। और वो बेचारा कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम चिड़ियाघर के जानवरों की तरह घूरते रहो। क्या सचमुच वही था फ्रेड? तुमने उसे कैसे पहचाना? हमने उसे पूछा था उसका निशान देखकर। निशान सचमुच वहां पर है, बिजली गिरने जैसा। बेचारा बच्चा। कोई हैरानी की बात नहीं है कि वह अकेला था। मुझे आश्चर्य हो रहा था। उसने इतनी नम्रता से पूछा था कि प्लेटफॉर्म तक कैसे पहुंचा जाए। यह सब छोड़ो, क्या आपको लगता है कि उसे याद होगा कि तुम जानते हो कौन कैसा दिखता है? उसकी माँ अचानक बहुत गंभीर हो गई। मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ कि तुम मुझसे कुछ नहीं पूछोगे फ्रेड। नहीं, यह पूछने की हिम्मत भी मत करना। जैसे उसे स्कूल के पहले दिन यह बात याद दिलाने की जरूरत नहीं है। ठीक है मम्मी, चिंता में अपने बाल सफेद मत करो। एक सीटी बजी। जल्दी करो, उनकी माँ ने कहा और तीनों लड़के लपक कर ट्रेन पर चढ़ गए। फिर वे खिड़की से बाहर झांकने लगे ताकि उनकी माँ उन्हें चूम कर गुड बाय कर सके। उनकी छोटी बहन ने रोना शुरू कर दिया। रो मत जिनी, हम तुम्हें ढेर सारे उल्लू भेजेंगे। हम तुम्हें हॉगवर्ट्स की टॉयलेट सीट भी भेजेंगे। जॉर्ज मजाक कर रहा था मम्मी। ट्रेन रेंगने लगी। हैरी ने देखा कि बच्चों की माँ हाथ हिला रही थी और उनकी बहन आधा हंसती आधी रोती हुई ट्रेन के साथ साथ भागने की कोशिश कर रही थी। परंतु फिर ट्रेन इतनी तेज हो गई कि वो पीछे रह गई और अपना हाथ हिलाने लगी। जब ट्रेन एक मोड़ पर मुड़ी तो हैरी को लड़की और उसकी माँ दिखाई देना बंद हो गई। खिड़की के पास से घर धड़ाधड़ गुजर रहे थे। हैरी का दिल रोमांच के मारे बल्लियों उछल रहा था। वह नहीं जानता था कि जिस जगह वो जा रहा था वह कैसी होगी, परंतु यह तो तय था कि वह जगह उससे बेहतर होगी जिसे वह पीछे छोड़कर जा रहा था। कंपार्टमेंट का दरवाजा खुला और लाल बालों वाला सबसे छोटा लड़का अंदर आया। यहाँ कोई बैठा तो नहीं है? उसने हैरी के सामने वाली सीट की तरफ इशारा करते हुए पूछा। बाकी सब कंपार्टमेंट भरे हुए हैं। हैरी ने अपना सिर हिलाया और लड़का बैठ गया। उसने हैरी की तरफ देखा और फिर जल्दी से खिड़की के बाहर देखने लगा। वह यह दिखाना चाहता था कि उसने हैरी की तरफ देखा ही नहीं था। हैरी ने देखा कि उसकी नाक पर अब भी एक काला निशान था। अरे रॉन, जुड़वा भाई वापस आ गए थे। सुनो, हम लोग ट्रेन के बीच वाले हिस्से में जा रहे हैं। वाली जॉर्डन के पास एक बहुत बड़ा मकड़ा है। ठीक है, रॉन बुदबुदाया। हैरी, दूसरे जुड़वा भाई ने कहा, हमने अपना परिचय तो दिया ही नहीं। फ्रेड और जॉर्ज वीजली, और यह रॉन है हमारा भाई। अच्छा, तो बाद में मिलते हैं। बाय, हैरी और रॉन ने कहा। जुड़वा भाई जाते समय कंपार्टमेंट का दरवाजा बंद कर गए। क्या सचमुच तुम हैरी पॉटर हो? रॉन के मुंह से निकल पड़ा। हैरी ने सिर हिलाया। अच्छा, मैं तो सोच रहा था कि फ्रेड और जॉर्ज मजाक कर रहे थे, रॉन ने कहा। और क्या सचमुच तुम्हारे सिर पर, यानी कि, उसने हैरी के माथे की तरफ इशारा किया। हैरी ने अपनी लट पीछे खिसकाई ताकि वो अपना बिजली जैसा निशान दिखा सके। रॉन घूरता रहा। तो यहीं पर तुम जानते हो कौन ने? हाँ, हैरी ने कहा, परंतु मुझे कुछ भी याद नहीं है। कुछ भी नहीं? रॉन ने उत्सुकता से पूछा। बस मुझे बहुत सारी हरी रोशनी याद है और कुछ भी नहीं। अच्छा, रॉन ने कहा। वो बैठा बैठा कुछ मिनट तक हैरी को घूरता रहा। फिर जैसे उसे अचानक समझ में आ गया कि वो क्या कर रहा था, और वो एक बार फिर जल्दी से खिड़की के बाहर देखने लगा। क्या तुम्हारे परिवार में सभी जादूगर हैं? हैरी ने पूछा। हैरी को रॉन उतना ही दिलचस्प लग रहा था जितना कि रॉन को हैरी लग रहा था। अरे हाँ, मुझे मुझे ऐसा ही लगता है, रॉन ने कहा। मुझे लगता है कि मम्मी का दूर के रिश्ते का एक कजिन है जो अकाउंटेंट है, पर हम लोग उसके बारे में कभी बात नहीं करते। तो इसका मतलब है कि तुम्हें पहले से ही बहुत सा जादू आता होगा। जाहिर था कि वीजली परिवार उन पुराने जादूगर परिवारों में से एक था जिनके बारे में छूमंतर गली में वो पीला लड़का बातें कर रहा था। मैंने सुना है कि तुम्हें मगलुओं के साथ रहने के लिए भेज दिया गया था, रॉन ने कहा। वे लोग कैसे होते हैं? बहुत बुरे। पर सभी नहीं, मेरे अंकल आंटी और कजिन बहुत बुरे हैं। काश मेरे 3 जादूगर भाई होते। 5, रॉन ने कहा। किसी कारण से वो उदास नजर आ रहा था। हमारे परिवार से हॉगवर्ट्स जाने वाला मैं छठवां हूँ। तुम कह सकते हो कि मुझे बहुत कुछ करके दिखाना है। बिल और चार्ली पहले ही हॉगवर्ट्स से निकल चुके हैं। बिल हेड बॉय था और चार्ली क्विडिच का कैप्टन। अब पर्सी प्रीफेक्ट बन गया है। फ्रेड और जॉर्ज बहुत शैतानी करते हैं, परंतु उनके सचमुच बहुत अच्छे नंबर आते हैं और सब सोचते हैं कि वे बहुत अच्छे मस्खरे हैं।
सब मुझसे यही उम्मीद करते हैं कि मैं अपने बाकी भाइयों जितने अच्छे काम करूं। अगर मैं ऐसा करता हूं तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि वे पहले ही वे काम कर चुके हैं। और हाँ, 5 बड़े भाई होने के कारण मुझे कोई भी चीज नई नहीं मिलती। मेरे पास बिल के पुराने कपड़े हैं, चार्ली की पुरानी छड़ी है और पर्सी का पुराना चूहा है। रॉन ने अपनी जैकेट के अंदर हाथ डाला और एक मोटा भूरा चूहा बाहर निकाला जो सो रहा था। इसका नाम स्कैबस है और ये किसी काम का नहीं है, हमेशा सोता रहता है। प्रीफेक्ट बनने के बाद डैडी ने पर्सी को एक उल्लू दिला दिया, परंतु उन लोगों के पास इतने पैसे, मेरा मतलब है मुझे उल्लू के बजाय स्कैबस मिल गया। रॉन के कान गुलाबी हो गए। उसे लग रहा था कि वह कुछ ज्यादा ही बोल गया, क्योंकि वह एक बार फिर खिड़की के बाहर देखने लगा। हैरी को समझ में नहीं आया कि उल्लू खरीदने के पैसे न होने में शर्म की क्या बात है। 1 महीने पहले तक उसके पास भी तो कभी पैसे नहीं रहते थे, और उसने ये बात रॉन को बता दिया। उसने यह भी बताया कि उसे डडली के पुराने कपड़े पहनने पड़ते थे और उसे कभी ढंग के बर्थडे गिफ्ट नहीं मिलते थे। इससे रॉन एक बार फिर खुश नजर आने लगा। और जब तक हैग्रिड ने मुझे नहीं बताया तब तक मैं ये जानता ही नहीं था कि मैं जादूगर हूँ, और मैं अपनी मम्मी डैडी या वोल्डेमॉर्ट के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। रॉन ने सांस अंदर खींची। क्या हुआ? हैरी ने कहा। तुम जानते हो कौन का नाम ले लिया? रॉन ने कहा। उसकी आवाज बता रही थी कि उसे धक्का लगा था और वो प्रभावित भी हुआ था। मुझे लगता था कि कम से कम तुम तो। नाम लेकर मैं यह साबित नहीं करना चाहता कि मैं बहादुर हूँ, हैरी बोला। मुझे मालूम ही नहीं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। देखा, मैं यही तो कह रहा था, मुझे बहुत सी बातें सीखनी है। मैं शर्त लगा सकता हूँ, उसने आगे कहा, और पहली बार वह बात बोली जो उसे पिछले दिनों से बहुत परेशान कर रही थी। मैं शर्त लगाकर कह सकता हूँ कि मैं अपनी क्लास में सबसे बुरा विद्यार्थी रहूंगा। नहीं, ऐसा नहीं है। ढेर सारे बच्चे मगलू परिवारों से आते हैं और वे जल्दी ही सीख जाते हैं। जब वे बातें कर रहे थे तो ट्रेन उन्हें लंदन से बाहर ले जा रही थी। अब वे गाय भेड़ों से भरे खेतों के पास से तेजी से गुजर रहे थे। वे लोग कुछ समय चुप रहे और सरपट भागते खेतों और गलियारों को देखते रहे। 12:30 बजे के करीब बाहर गलियारे में खड़खड़ की तेज आवाज सुनाई दी। एक महिला ने, जिसके गालों पर डिंपल थे, उनके कंपार्टमेंट का दरवाजा खोला और मुस्कुराते हुए पूछा, ट्रॉली में से कुछ चाहिए बेटा? हैरी ने सुबह से नाश्ता नहीं किया था और वह चलकर खड़ा हो गया, परंतु रॉन के कान एक बार फिर से गुलाबी हो गए। उसने धीमी आवाज में कहा कि उसके पास सैंडविच रखे हैं। हैरी गलियारे में बाहर चला गया। जब वो डसली परिवार के साथ रहता था तो उसके पास कभी मिठाइयाँ खरीदने के लिए पैसे नहीं होते थे, परंतु अब उसकी जेब में सोने और चांदी के सिक्के खनखना रहे थे। इसलिए वो जितना मार्स बार उठा सकता था उतनी खरीदने के लिए तैयार था, परंतु उस महिला के पास मार्स बार नहीं थी। उसके पास जो सामान था उसमें बर्टी बॉट की हर स्वाद की टॉफियां, ड्रूबल की बेहतरीन बबल गम, चॉकलेट के मेढक, कद्दू की पेस्ट्री, कढ़ाई केक, लिकोरिस की छड़ियां और भी बहुत सी अजीब चीजें थीं जिन्हें हैरी ने जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। कोई चीज छूट न जाए, इस डर से हैरी हर चीज थोड़ी थोड़ी खरीद लाया, और उसने महिला को 11 चांदी के सिक्कल और 7 कांसे के नट दिए। हैरी सारे सामान को लेकर कंपार्टमेंट में वापस आया और उसे एक खाली सीट पर रख दिया। रॉन उसे टकटकी लगाकर देख रहा था। बहुत भूख लगी है क्या? भूख के मारे दम निकला जा रहा है, हैरी ने कद्दू की पेस्ट्री का एक बड़ा टुकड़ा मुंह में भरते हुए कहा। रॉन ने एक मुड़ा हुआ पैकेट निकाला और उसे खोला। उसके अंदर 4 सैंडविच थे। उसने उनमें से एक को खोलकर देखा और कहा, मम्मी हमेशा भूल जाती है कि मुझे कॉर्न वाली बीफ पसंद नहीं है। हम इसे आपस में बदल लेते हैं, हैरी ने एक पेस्ट्री उठाते हुए कहा। चलो। तुम्हें यह ज्यादा पसंद नहीं आएगा, यह सूखा हुआ है, रॉन ने कहा। मम्मी के पास ज्यादा समय नहीं रहता, उसने जल्दी से जोड़ा। तुम तो जानते ही हो कि हम 5 भाई हैं। चलो पेस्ट्री लो, हैरी ने कहा, जिसके पास इससे पहले कभी कोई चीज बांटने के लिए नहीं थी। सच कहा जाए तो ऐसा कोई था भी नहीं जिसके साथ वो कोई चीज मिल बांट कर खा सके। उसे बहुत अच्छा लग रहा था कि वह और रॉन एक साथ वहां बैठकर हैरी की पेस्ट्री और केक खा रहे थे। वे सैंडविच के बारे में भूल चुके थे। यह क्या है? हैरी ने चॉकलेट के मेढक का एक पैकेट उठाकर रॉन से पूछा। कहीं इसमें सचमुच के मेढक तो नहीं है? अब उसे लगने लगा था कि कुछ भी हो सकता है, और वो किसी भी आश्चर्यजनक घटना के लिए तैयार था। नहीं, रॉन ने कहा, परंतु यह देखना कि अंदर कौन सा कार्ड निकलता है। मेरे पास एग्रिप्पा नहीं है। क्या? अरे अच्छा, तुम्हें कैसे पता होगा? देखो, चॉकलेट के मेढक के अंदर एक कार्ड रहता है जिसे हम लोग इकट्ठा करते हैं, किसी मशहूर जादूगर या जादूगरनी का कार्ड। मेरे पास 500 कार्ड है, पर मेरे पास एग्रिप्पा या टॉलेमी के कार्ड नहीं है। हैरी ने फिर चॉकलेट के मेढक का कवर हटाया और कार्ड बाहर निकाला। उसमें एक आदमी का चेहरा दिख रहा था।
उसने आधे चांद के आकार का चश्मा पहन रखा था और उसकी लंबी नाक मुड़ी हुई थी और लहराते बाल, दाढ़ी और मूछें चांदी की तरह सफेद थीं। तस्वीर के नीचे उसका नाम लिखा था, एल्बस डंबलडोर। तो ये हैं डंबलडोर, हैरी ने कहा। मुझसे यह मत कहना कि तुमने कभी डंबलडोर का नाम भी नहीं सुना है, रॉन ने कहा। मैं एक मेढक ले लूं, शायद मुझे अग्रिप्पा मिल जाए। धन्यवाद। हैरी ने अपना कार्ड पलटा। कार्ड की दूसरी तरफ लिखा था, एल्बस डंबलडोर, वर्तमान में हॉगवर्ट्स के हेडमास्टर। कई लोग मानते हैं कि वे आधुनिक समय के महानतम जादूगर हैं। प्रोफेसर डंबलडोर खास तौर पर इन चीजों के लिए मशहूर हैं। 1945 में शैतानी जादूगर ग्रिंडलवाल्ड को हराने के लिए, ड्रैगन के खून के 12 प्रयोगों की खोज के लिए और अपने पार्टनर निकोलस फ्लेमेल के साथ रसायन शास्त्र पर किए गए काम के लिए। प्रोफेसर डंबलडोर को चैम्बर म्यूजिक और 10 पिन बॉलिंग पसंद है। हैरी ने कार्ड को दोबारा पलटा और उसे यह देखकर हैरानी हुई कि डंबलडोर का चेहरा गायब हो चुका था। तो वे चले गए? तुम उनसे यह उम्मीद तो नहीं कर सकते कि वे सारे दिन तुम्हारे पास ही बैठे रहेंगे, रॉन ने कहा। वे दोबारा आ जाएंगे। अरे, मुझे एक बार फिर मॉर्गना मिल गई है। मेरे पास इसके पहले ही 6 कार्ड हैं। क्या तुम्हें यह चाहिए? तुम भी कार्ड इकट्ठा करना शुरू कर दो। रॉन की आंखें चॉकलेट के मेढकों के ढेर की तरफ मुड़ गईं, जो खोले जाने का इंतजार कर रहे थे। जितना चाहे उठा लो, हैरी ने कहा। परंतु तुम्हें पता है, मगलुओं की दुनिया में लोग अपने फोटो से कहीं आते जाते नहीं हैं, वे वहीं बने रहते हैं। क्या सचमुच? क्या वे लोग बिल्कुल भी नहीं हिलते? रॉन की आवाज में हैरानी थी। बड़ी अजीब बात है। हैरी कार्ड को घूर रहा था कि तभी उसने देखा कि डंबलडोर एक बार फिर अपने कार्ड के लगे फोटो में दुबक कर लौट आए थे और उसकी तरफ देखकर हल्के से मुस्कुरा दिए। मशहूर जादूगरों और जादूगरनियों को देखने के बजाय रॉन मेढकों को खाने में ज्यादा दिलचस्पी ले रहा था, परंतु हैरी तो उन पर से अपनी आंखें ही नहीं हटा पा रहा था। जल्दी ही उसके पास न सिर्फ डंबलडोर और मॉर्गना थे, बल्कि हेंजिस्ट ऑफ वुडक्रॉफ्ट, एल्बेरिक ग्रिनियन, पैरासेल्सस और मर्लिन भी थे। उसने आखिरकार अपनी आंखें क्लियोडना नाम की जादूगरनी से हटाई, जो अपनी नाक खुजा रही थी, और बर्टी बॉट की हर स्वाद की टॉफियों का बैग खुला। इनके बारे में तुम्हें सावधान रहना होगा, रॉन ने हैरी को चेतावनी दी। जब वे कहते हैं हर स्वाद की, तो उनका मतलब होता है हर स्वाद की। तुम्हें चॉकलेट, पेपरमिंट और मुरब्बे जैसे लोकप्रिय स्वाद तो मिलेंगे ही, पर तुम्हें पालक, गोश्त और गुर्दे के स्वाद वाली टॉफी भी मिल सकती है। जॉर्ज कहता है उसे तो एक बार कीड़े के स्वाद की टॉफी मिली थी। रॉन ने एक हरी टॉफी उठाई, उसकी तरफ ध्यान से देखा और उसका एक कोना चबाया। अरे, देखा, स्प्राउट्स। हर स्वाद की टॉफियां खाने में उनका समय अच्छी तरह से गुजरा। हैरी को टोस्ट, नारियल, भुनी हुई बीन्स, स्ट्रॉबेरी, करी, घास, कॉफी और मछली के स्वाद की टॉफियां मिली। उसने बहादुरी दिखाते हुए एक अजीब से दिखने वाली भूरी टॉफी का टुकड़ा भी चख लिया, जिसे रॉन छूने के लिए भी तैयार नहीं था। बाद में पता चला कि वह मिर्च के स्वाद की टॉफी थी। उनकी खिड़की के पास से गुजरता हुआ देहात का दृश्य अब जंगली हो गया था। साफ सुथरे खेत दिखना बंद हो गए थे। अब उन्हें जंगल, घुमावदार नदियां और अंधेरी हरी पहाड़ियां दिख रही थीं। किसी ने उनके कंपार्टमेंट का दरवाजा खटखटाया और वही गोल चेहरे वाला लड़का अंदर आया, जिसे हैरी ने प्लेटफॉर्म नंबर 9:45 पर देखा था। उसकी आंखों में आंसू भरे थे। सॉरी, उसने कहा, परंतु क्या तुम लोगों ने कोई मेढक देखा है? जब उन्होंने अपना सिर हिलाकर मना किया, तो वह बिलखते हुए बोला, मैंने फिर से उसे घुमा दिया, वो हमेशा मुझसे दूर भाग जाता है। वह मिल जाएगा, हैरी ने कहा। हाँ, लड़के ने दुखी मन से कहा। फिर भी अगर तुम्हें दिखे तो बता देना। वह चला गया। मैं नहीं जानता कि वह इतना परेशान क्यों है, रॉन ने कहा। अगर मैं मेढक लेकर आया होता तो उसे जितनी जल्दी घुमा सकता घुमा देता। ध्यान रहे, मैं स्कैबस को लाया हूँ, इसलिए मैं इस बारे में कुछ बोल नहीं सकता। चूहा अब भी रॉन की गोद में सो रहा था। वह मर भी जाए तो आपको पता नहीं चलेगा, रॉन ने हिकारत से कहा। मैंने कल उसे पीला करने की कोशिश की ताकि मैं उसे अधिक दिलचस्प बना सकूं, परंतु मेरे मंत्र का उस पर कोई असर नहीं हुआ। मैं तुम्हें दिखाता हूँ, देखो। वो अपने संदूक में सामान की छानबीन करता रहा और फिर उसने एक बहुत ही टूटी फूटी छड़ी निकाली। छड़ी कई जगहों से चटकी हुई थी और उसके कोने पर कोई सफेद चीज बाहर झांक रही थी। यूनिकॉर्न का बाल लगभग बाहर झांकने लगा है। खैर, उसने अपनी छड़ी उठाई ही थी कि तभी कंपार्टमेंट का दरवाजा एक बार फिर खुला। जिस बच्चे का मेढक खो गया था, वह एक बार फिर लौट आया था, परंतु इस बार उसके साथ एक लड़की भी थी। वह हॉगवर्ट्स की अपनी नई यूनिफॉर्म पहन चुकी थी। क्या किसी ने मेढक देखा है? नेविल का मेढक गुम गया है, उसने कहा। उसकी आवाज रौबदार थी, बाल भूरे घने थे और सामने वाले दांत थोड़े बड़े थे। हमने इसे पहले ही बता दिया है कि हमने मेढक नहीं देखा, रॉन ने कहा, परंतु लड़की उसकी बात नहीं सुन रही थी। वह तो उसके हाथ की छड़ी को देख रही थी। अरे, क्या तुम जादू कर रहे हो? दिखाओ जरा,
वह बैठ गई। रॉन आश्चर्यचकित हो गया। अच्छा ठीक है। उसने अपना गला साफ किया। सूरज, चंदा, मक्खन खा लो। इस धब्बेदार चूहे का रंग बदल डालो। उसने अपनी छड़ी घुमाई, परंतु कुछ नहीं हुआ। स्कैपस भूरा ही बना रहा और गहरी नींद में सोता रहा। क्या तुम्हें सचमुच यकीन है कि यह असली मंत्र है? लड़की ने कहा। वैसे कुछ असर तो नहीं हुआ है ना? मैंने सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए कुछ आसान मंत्रों का प्रयोग किया है और वे हमेशा काम करते हैं। परंतु मेरे परिवार में कोई भी जादूगर नहीं है। जब मुझे चिट्ठी मिली तो मैं बहुत हैरान हुई, परंतु जाहिर है मैं बहुत खुश भी थी। मेरा मतलब है, मैंने सुना है कि यह जादूगरी का बेहतरीन स्कूल है। मैंने कोर्स की सारी किताबें पूरी याद कर ली हैं। जाहिर है मुझे लगता है कि यह पर्याप्त होगा। वैसे मैं हरमाइनी ग्रेंजर हूँ, और तुम कौन? उसने यह सारी बातें बहुत तेजी से बोली थीं। हैरी ने रॉन की तरफ देखा और उसके आश्चर्यचकित चेहरे को देखकर उसे राहत मिली। रॉन का चेहरा बता रहा था कि उसे भी कोर्स की सारी किताबें याद नहीं थीं। मैं रॉन विजली, रॉन बुदबुदाया। हैरी पॉटर, हैरी ने कहा। क्या सचमुच? हरमाइनी ने कहा। जाहिर है मैं तुम्हारे बारे में सच कुछ जानती हूँ। अपनी नींव मजबूत करने के लिए मैंने कोर्स के बाहर की कुछ किताबें भी पढ़ी हैं। और तुम्हारा नाम आधुनिक जादू का इतिहास, गुप्त कलाओं का उत्थान और पतन तथा 20वीं सदी की महान जादुई घटनाओं में है। क्या सचमुच? हैरी बहुत चक्का रह गया था। हे भगवान, क्या तुम्हें नहीं मालूम था? अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैंने अपने बारे में सब कुछ पता कर लिया होता। हरमाइनी ने कहा। क्या तुम में से कोई जानता है कि तुम किस हाउस में जाओगे? मैंने पूछताछ की है और मेरी इच्छा है कि मैं गरुड़द्वार में रहूं। ये सबसे अच्छा हाउस लगता है। मैंने सुना है कि खुद डंबलडोर भी इसी हाउस में थे। वैसे मेरे ख्याल से चील घाट भी बुरा नहीं रहेगा। खैर, हम लोग अब चलते हैं और नेविल का मेढक ढूंढते हैं। तुम दोनों भी अपनी यूनिफॉर्म पहन लो। मुझे लगता है कि हम जल्दी ही पहुंचने वाले हैं। और वह चली गई। उसके साथ वह लड़का भी चला गया जिसका मेढक गुम हो गया था। मैं चाहे जिस भी हाउस में रहूं, मैं चाहता हूं कि यह लड़की उस हाउस में न रहे, रॉन ने कहा। उसने अपनी छड़ी को दोबारा अपने संदूक में फेंक दिया। बेहुदा मंत्र, यह मुझे जॉर्ज ने बताया था। शर्त लगाता हूँ कि वह जानता था कि यह फुस्सी बम था। तुम्हारे भाई किस हाउस में है? हैरी ने पूछा। गरुड़ द्वार, रॉन ने कहा। एक बार फिर उदासी ने उसके चेहरे पर डेरा जमा लिया। मम्मी और डैडी भी इसी में थे। अगर मैं इस हाउस में नहीं जा पाता तो न जाने वे लोग क्या कहेंगे। मुझे लगता है कि चीलघात भी बुरा नहीं रहेगा, परंतु जरा सोचो, कहीं उन्होंने मुझे नागशक्ति में डाल दिया तो क्या होगा? क्या ये वही हाउस था जिसमें मेरा मतलब है, तुम जानते हो कौन था? हाँ, रॉन ने कहा। वह एक बार फिर अपनी सीट पर धम से बैठ गया और काफी परेशान दिख रहा था। देखो, मुझे लगता है कि स्कैबस की पूंछ के सिरे का रंग थोड़ा हल्का हुआ है। हैरी ने रॉन के दिमाग को हाउसों से दूर ले जाने की कोशिश करते हुए कहा। तो हॉगवर्ट्स से निकलने के बाद तुम्हारे दोनों बड़े भाई क्या कर रहे हैं? हैरी सोच रहा था कि स्कूल की पढ़ाई पूरी होने के बाद जादूगर क्या करते होंगे। चार्ली रोमानिया में ड्रैगनों की पढ़ाई कर रहा है और बिल अफ्रीका में ग्रीन गॉड के लिए कुछ कर रहा है, रॉन ने कहा। क्या तुमने ग्रीन गॉड का नाम सुना है? इसका नाम दैनिक जादूगर के हर पेज पर छपा है, पर मुझे नहीं लगता कि मगलुओं को यह अखबार पढ़ने को मिलता होगा। किसी ने एक बहुत सुरक्षित तिजोरी के सामान चुराने की कोशिश की थी। हैरी ने घूरा। सचमुच? चोर का क्या हुआ? कुछ नहीं, इसलिए तो ये इतनी बड़ी खबर है। उसे पकड़ा नहीं जा सका। मेरे डैडी कहते कि ग्रीन गॉड में इतना बड़ा काम कोई ताकतवर शैतानी जादूगर ही कर सकता है। वैसे पिशाचों का कहना है चोर कुछ भी नहीं ले जा सका। बड़ी अजीब बात है। जाहिर है जब इस तरह की कोई चीज होती है तो सब लोग डर जाते हैं कि कहीं इसके पीछे तुम जानते हो कौन का हाथ तो नहीं है। यह खबर हैरी के दिमाग में घूमती रही। जब भी तुम जानते हो कौन का नाम लिया जाता था तो हर बार उसे जैसे डर का कांटा सा चुभ जाता था। उसे लगा कि यह जादू की दुनिया में कदम रखने का हिस्सा है, परंतु वोल्डेमॉर्ट कहना ज्यादा आरामदेह था और उसमें कोई चिंता भी नहीं होती थी। तुम्हारी क्विडिच टीम कौन सी है? रॉन ने पूछा। मुझे एक भी क्विडिच टीम का नाम नहीं मालूम, हैरी ने स्वीकार किया। क्या? रॉन को शब्द नहीं मिल रहे थे। अच्छा, जरा ठहरो। यह दुनिया का सबसे अच्छा खेल है। और फिर वो शुरू हो गया। 4 गेंदों और 7 खिलाड़ियों की पोजीशन के बारे में सब कुछ समझाता रहा। उसने उन मशहूर खिलाड़ियों का विस्तार से वर्णन किया जिन्हें उसने अपने भाइयों के साथ देखा था। उसने यह भी बताया कि जब उसके पास पैसे होंगे तो वह किस तरह की जादुई झाड़ू खरीदना पसंद करेगा। वह हैरी को खेल की बारीकियां समझाने की दिशा में आगे बढ़ रहा था कि तभी कंपार्टमेंट का दरवाजा एक बार फिर खुला, परंतु इस बार दरवाजे पर मेढक खोजने वाला बच्चा नेविल या हरमाइनी ग्रेंजर नहीं थी। 3 लड़के अंदर आए और हैरी ने बीच वाले को तत्काल पहचान लिया। यह वही पीला लड़का था जो उसे मैडम मेल्किन की दुशालों की दुकान में मिला था। उसने हैरी में छूमंतर गली में जितनी दिलचस्पी ली थी, अब वह उससे बहुत ज्यादा दिलचस्पी के साथ उसे देख रहा था। क्या यह सच है? उसने कहा।
जो लोग ट्रेन में कह रहे हैं कि हैरी पॉटर इस कंपार्टमेंट में है, तो तुम हैरी पॉटर हो, है ना? हाँ, हैरी ने कहा। वो बाकी दोनों लड़कों को देख रहा था। दोनों ही तगड़े थे और बहुत ही काइया किस्म के दिख रहे थे। पीले लड़के के दोनों तरफ वे इस तरह खड़े थे जैसे वे उसके बॉडीगार्ड हों। अरे, ये क्रैब है और ये गॉयल। पीले लड़के ने हैरी की निगाह को भांपते हुए लापरवाही से कहा। और मेरा नाम मेलफॉय है, ड्रेको मेलफॉय। रॉन हल्के से खांसा, जैसे वह अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रहा हो। ड्रेको मेलफॉय ने उसकी तरफ देखा। मेरा नाम सुनकर हंसी आ रही है, क्यों? यह पूछने की तो जरूरत ही नहीं है कि तुम कौन हो। मेरे डैडी ने मुझे बताया है कि वीजली परिवार में सभी के बाल लाल होते हैं, चकत्ते होते हैं और उससे अधिक बच्चे होते हैं जिनको वो ढंग से पाल सकते हो। वो हैरी की तरफ मुड़ा। तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा कि कुछ जादूगरों के परिवार दूसरों से ऊंचे होते हैं, पॉटर। तुम गलत लोगों से दोस्ती नहीं करना चाहोगे? मैं काम आऊंगा तुम्हारे। उसने हैरी से हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, परंतु हैरी ने अपना हाथ नहीं बढ़ाया। मुझे लगता है कि मैं खुद ही गलत और सही तरीके के लोगों को पहचान सकता हूँ। धन्यवाद, उसने ठंडेपन से कहा। ड्रेको मेल्फॉय का चेहरा लाल नहीं हुआ, परंतु उसके पीले गालों पर गुलाबी सी चमक उभर आई। अगर मैं तुम्हारी जगह होता पॉटर, तो मैं इस बारे में सचमुच सावधान रहता, उसने धीरे धीरे कहा। अगर तुमने विनम्र रहना नहीं सीखा तो तुम्हारा भी वही हाल होगा जो तुम्हारे मम्मी डैडी का हुआ था। वे लोग भी नहीं जानते थे कि उनके लिए क्या अच्छा था, और तुम वीजली और हैग्रिड जैसे निकम्मे लोगों के साथ रहोगे तो तुम पर उनका असर आ ही जाएगा। हैरी और रॉन दोनों ही खड़े हो गए। रॉन का चेहरा उसके बालों की तरह लाल हो गया था। एक बार फिर से तो कहना, उसने कहा। अच्छा, तो तुम मुझसे अब लड़ाई करोगे, क्यों? मेलफॉय ने व्यंग से कहा। अगर तुम इसी वक्त यहाँ से बाहर नहीं गए तो, हैरी ने कहा, और वह जितना बहादुर महसूस कर सकता था उससे ज्यादा बहादुरी का प्रदर्शन कर रहा था, क्योंकि क्रैब और ग्वेल उससे या रॉन से बहुत बड़े थे। परंतु हमारी यहाँ से जाने की कोई इच्छा नहीं है ना दोस्तों? हमने अपना पूरा खाना खा लिया है, जबकि तुम्हारे पास तो अभी खाना बचा है। गोयल रॉन के पास रखे चॉकलेट के मेढकों की तरफ बढ़ा। रॉन आगे लपका, परंतु इससे पहले कि वो गोयल को छू पाता, गोयल जोर से चीखा। स्कैबस उसकी उंगली से लटक रहा था और उसके नुकीले छोटे दांत गोयल की उंगलियों के जोड़ में गहराई तक धंसे हुए थे। क्रैब और मेलफॉय पीछे हट गए जब बिलबिलाते हुए गोयल ने स्कैबस को गोल गोल घुमाया, और जब आखिरकार स्कैबस उछलकर खिड़की से टकराया तो तीनों तत्काल वहां से गायब हो गए। शायद उन्होंने सोचा होगा कि मिठाइयों में और चूहे छिपे होंगे, या शायद उन्होंने किसी के कदमों की आहट सुन ली थी, क्योंकि एक सेकंड बाद ही हरमाइनी ग्रेंजर अंदर आ गई। यहाँ क्या हो रहा है? उसने पूछा। वह फर्श पर चारों तरफ बिखरी मिठाइयों की तरफ देख रही थी। उसने यह भी देखा कि रॉन स्कैबस की पूंछ पकड़कर उसे उठा रहा था। मुझे लगता है यह मर गया, रॉन ने हैरी से कहा। उसने स्कैबस को पास से देखा। नहीं, मुझे यकीन नहीं होता, यह तो फिर से सो गया है। और वह सचमुच सो गया था। तुम मेलफॉय से पहले मिल चुके हो? हैरी ने छूमंतर गली में हुई मुलाकात के बारे में बताया। मैंने उसके परिवार के बारे में सुना है, रॉन ने गंभीर आवाज में कहा। जब तुम जानते हो कौन लापता हुआ, तो वो हमारी तरफ आने वाले सबसे पहले परिवार में से था। उन्होंने कहा कि उन्हें सम्मोहित कर लिया गया था, पर मेरे डैडी कहते हैं कि उन्हें इस बात पर यकीन नहीं है। वे कहते हैं कि मेलफॉय के पिता को काले जादू की तरफ जाने के लिए बहाने की जरूरत नहीं थी। फिर वो हरमाइनी की तरफ उड़ा। हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? बेहतर होगा कि तुम लोग जल्दी करो और अपनी यूनिफॉर्म पहन लो। मैंने अभी इंजन में जाकर ड्राइवर से पूछा था और उसने मुझे बताया कि हम बस पहुंचने ही वाले हैं। तुम लोग लड़ तो नहीं रहे थे, है ना? हम वहां पहुंच जाए इससे पहले तुम लोग परेशानी में न पड़ जाओ। हम नहीं, स्कैबस लड़ रहा था, रॉन ने उसकी तरफ घूरते हुए कहा। और अब अगर आप बुरा ना माने तो यहाँ से चली जाएं ताकि हम लोग कपड़े बदल सकें। ठीक है, मैं तो सिर्फ इसलिए आई थी क्योंकि बाहर लोग बहुत ही बचकानी हरकतें कर रहे हैं और गलियारों में इधर से उधर दौड़ लगा रहे हैं, हरमाइनी ने नाक सिकोड़ते हुए कहा। और हाँ, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी नाक पर मैल लगा हुआ है? उसके बाहर जाते समय रॉन ने उसकी तरफ गुस्से से देखा। हैरी ने खिड़की से बाहर झांका। बाहर अंधेरा हो रहा था। गहरे बैगनी आसमान के नीचे उसे पहाड़ और जंगल दिख रहे थे। ट्रेन धीमी हो रही थी। उसने और रॉन ने अपनी जैकेट उतारी और अपने लंबे काले दुशाले ओढ़ लिए। रॉन का थोड़ा छोटा था, इसलिए दुशाले के नीचे उसके जूते दिख रहे थे। पूरी ट्रेन में एक आवाज गूंजी। हम लोग 5 मिनट में हॉगवर्ट्स पहुंच जाएंगे। अपना सामान ट्रेन में ही रहने दें, इसे अलग से स्कूल पहुंचाया जाएगा। घबराहट के मारे हैरी के पेट में मरोड़ उठने लगी और उसने देखा कि रॉन अपने चकत्ते के नीचे पीला दिख रहा था। उन्होंने बची हुई मिठाइयां अपनी जेब में भर ली और गलियारे में जमा भीड़ में शामिल हो गए। ट्रेन पहले तो धीमी हुई और आखिरकार रुक गई। लोग दरवाजे की तरफ जाने के लिए धक्का मुक्की करने लगे और फिर वे एक छोटे अंधेरे प्लेटफॉर्म पर नीचे उतरे।
रात की ठंडी हवा में हैरी को कपकपी छूट गई। तभी विद्यार्थियों के सिर के ऊपर से तैरता हुआ एक लैंप आया और हैग्रिड की परिचित आवाज सुनाई दी। फर्स्ट ईयर के बच्चे, फर्स्ट ईयर के बच्चे, यहाँ आ जाए, सब ठीक है हैरी? सिरों के समुद्र के ऊपर हैग्रिड का बड़ा बालों वाला चेहरा चमक रहा था। चलो हमारे पीछे आओ, फर्स्ट ईयर का कोई और बच्चा तो नहीं है? जरा संभल कर कदम रखना, फर्स्ट ईयर के बच्चे हमारे पीछे आओ। फिसलते और लड़खड़ाते हुए वे लोग हैग्रिड के पीछे पीछे एक संकरे ढलवा रास्ते पर चल दिए। उनके दोनों तरफ इतना अंधेरा था कि हैरी ने सोचा वहां पर घने पेड़ होने चाहिए। कोई भी ज्यादा नहीं बोल रहा था, सिर्फ नेविल ने, जिसका मेंढक बार बार घूमता रहता था, एक दो बार नाक से सू सू की आवाज की। तुम्हें एक सेकंड में हॉगवर्ट्स की पहली झलक दिखाई देगी, हैग्रिड ने अपने कंधे के ऊपर से कहा। इस मोड़ के ठीक पार एक जोरदार ऊ की आवाज आई। संकरी पगडंडी उन्हें अचानक एक बड़ी काली झील के किनारे पर ले आई थी। झील के दूसरी तरफ ऊंचे पहाड़ पर एक बड़ा महल बना था, जिसमें कई कंगूरे और टावर थे। सितारों से भरे आसमान में महल की खिड़कियां चमक रही थी। एक नाव में 4 से ज्यादा मत बैठना, हैग्रिड ने किनारे पर पानी में तैरती छोटी नावों के बेड़े की तरफ इशारा करते हुए कहा। हैरी और रॉन के पीछे पीछे नेविल और हर्माइनी भी नाव में चढ़ गए। सब आ गए? हैग्रिड चिल्लाया, जो अपनी नाव में अकेला ही बैठा था। तो ठीक है, आगे बढ़ो। और सभी छोटी नावें तत्काल आगे चल दीं। कांच की तरह चिकनी झील में वे फिसलती लग रही थी। सब खामोश थे और सिर उठाकर बड़े महल की तरफ देख रहे थे। जैसे जैसे वे उस चट्टान के करीब आए जिस पर महल खड़ा था, वह उन्हें उतना ही ऊंचा दिखने लगा। जैसे ही आगे वाली नावें चट्टान के पास पहुंची, हैग्रिड चिल्लाया, सिर झुका लो। उन सभी ने अपने सिर झुका लिए और छोटी नावें उन्हें चट्टान के अंदर एक सुरंग में ले गईं, जो सुंदर पत्तों वाली बेल के पर्दे के पीछे छुपी थीं। वे लोग एक अंधेरी गुफा में से जा रहे थे, जो महल के ठीक नीचे से जाती दिख रही थी। और फिर वे जमीन के नीचे बने एक बंदरगाह में पहुंचे, जहाँ चट्टानों और पत्थरों पर वे मुश्किल से उतरे। बच्चों के नाव से उतरने के बाद हैग्रिड ने नावों की तलाशी ली और चिल्लाकर कहा, ओए तुम वहां, क्या कहीं यह तुम्हारा मेढक तो नहीं है? ट्रेवर्स! नेविल खुशी से चिल्लाया और उसने अपने हाथ आगे बढ़ा दिए। फिर वे सब हैग्रिड के लैंप के पीछे चट्टान में बने एक रास्ते पर मुश्किल से चढ़ने लगे। अंत में वे महल की छाया में नर्म और गीली घास पर आ गए। पत्थर की सीढ़ियों पर चलकर वे बलूत के बड़े दरवाजे के सामने भीड़ लगाकर खड़े हो गए। सब आ गए? और तुम, क्या तुम्हारा मेढक अब भी तुम्हारे पास है? हैग्रिड ने दत्ताकार मुट्ठी उठाई और महल के दरवाजे पर 3 बार दस्तक दी।